Jai Hind everyone. I welcome you all to the special podcast series of UPSC CAPF. In this special podcast series, we bring before you successful candidates, serving officers, and successful people from the diverse field of life so that the conversation with them will not only help you in clearing the exam but also to overcome the challenges of the life. So आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ में हमारे साथ हैं मिस्टर गुरदयाल सिंह, जिन्होंने 2019 का CAPF असिस्टेंट एग्ज़ाम का रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे कि उन्होंने रिटन एग्ज़ाम, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ होता है UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम का, उसको कैसे क्वालिफाई किया। पर मिस्टर गुरदयाल सिंह जो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन टेस्ट होता है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो हम इस कन्वर्सेशन में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चैलेंजेस आए जिसके वजह से वो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन टेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए। सो मिस्टर गुरदयाल सिंह, आई वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ UPSC CF. वी आर वेरी एक्साइटेड एंड ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस शो। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पॉडकास्ट। तो सबसे पहले ब्रीफली आप हमें बताएं कि आपका एकेडमिक और सोशल बैकग्राउंड क्या रहा है। हाँ जी, सो इनिशियली मेरा स्टार्टिंग, मैं एम फ्रॉम महाराष्ट्र नांदेड़। मेरी स्कूलिंग एंड कॉलेज वगैरह मेरे होम टाउन से हुआ है। उसके बाद मैंने एजुकेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने ग्रेजुएशन किया है। और मेरे कॉलेज के टाइम से, कॉलेज होने के बाद जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम में चला गया, इंजीनियरिंग चल रहा था, उस टाइम पे मुझे एक सीनियर मिले थे, तो उससे ही मेरी ये स्टार्टिंग जर्नी हुई है। सो आपको CAPF एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए या फिर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया? ये दिस इज़ ऑनेस्टली यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म की बात ही अलग है। बचपन से में चोर पुलिस खेलते हैं या कुछ भी हो, यूनिफॉर्म की एक अलग ही क्रेज़, एक ऑडियंस हम देख सकते हैं कि हम जैसे पब्लिक लाइफ में एक अलग ही अमेजिंग क्रेज़, एक चार्म होता है। तो मेरे दिल में पहले से ही था कि एक यूनिफॉर्म सर्विस के लिए हमें पूरी शिद्दत से कोशिश करनी है। अच्छा, तो क्या कोई ऐसा मेंटोर या कोई ऐसा सीनियर आपको मिला जिसने आपको अपने एग्ज़ाम स्टार्ट करने के लिए गाइडेंस दी, और आपने अपने एग्ज़ाम की जो तैयारी स्टार्ट की वो कहाँ से स्टार्ट की आपने? यस, एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया दिल्ली से। मैं ओल्ड राजेंद्र नगर आ गया, UPSC के हब एज वी नो। तो वहाँ से मैंने UPSC की जर्नी शुरू की। बट इनिशियली मेरे पास कोई कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन किया मैंने, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख के स्टार्ट की थी जर्नी। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। वहाँ पे मुझे कुछ अच्छे दोस्त मिले, जैसे कि लाइब्रेरी में, और कोई मुझे अगल बगल जहाँ वहाँ पे उस इन्वायरमेंट में मुझे अच्छे लोग भी मिले बहुत सारे। तो वहाँ पे एक सीनियर मुझे मिले जो कि प्रिपेयर कर रहे थे सिविल सर्विसेज के। उन्होंने ऑलरेडी कोचिंग भी कर चुके थे और भी चल रही थी उनकी पढ़ाई। तो वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे इस सर्विस के बारे में, इस CAPF के बारे में बताया। तब मुझे पता चला कि CAPF भी इज़ अ प्लान B फॉर UPSC। अगर CSE के साथ साथ हम ये भी प्रिपेयर कर सकते हैं और ये भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, डेट्स वेरी इंस्पायरिंग। सो अगर हम आपके प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो आपने पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन कैसे की, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे। जैसे पेपर 1 में हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपने इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे की और आपके सोर्सेज क्या क्या रहे थे? ओके सर, सो इसमें जनरल स्टडीज़ में देखा जाए तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि है NCERT लेवल के, जो है बेसिक मिनिमम हमें NCERT से कवर करने हैं। उसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग के लिए हम NCERT से ही कवर कर सकते हैं। इसके अलावा हमें PYQs देखने पड़ेंगे, क्योंकि PYQ से हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन की लेवल क्या है। क्योंकि हम NCERT पढ़ लेंगे, बेसिक बुक्स पढ़ लेंगे, बट क्वेश्चंस की डिमांड क्या है एज पर UPSC, वो हमें देखना पड़ेगा PYQs के थ्रू। जैसे कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे कि इसके लिए हमें कितने रिसोर्स लगेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा, ना कि बुक पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन बुक पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, बट क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको पता चलेगा कि रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे हमको। सिर्फ बुक इज़ नॉट इनफ, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी चाहिए, वो भी देखने पड़ेंगे। साथ साथ कुछ करंट अफेयर भी ऐड ऑन करना पड़ेगा, अवेयरनेस और कुछ बेसिक बुक्स और कुछ अच्छे रिसोर्सेज, इससे ये काम हो सकता है।
तो जैसा कि हम पेपर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आपने स्टैटिक पार्ट के बारे में बताया कि हमें एनसीईआरटी पे रिलाई करना चाहिए। Yes, yes. और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करने चाहिए। ये 2 चीज़ें आपने हाईलाइट की। Yes. पर उसके साथ साथ आपने ये बताया कि करंट अफेयर पे भी फोकस करना चाहिए और कुछ अदर रिसोर्सेज भी हमें देखने चाहिए। Okay. तो बच्चों के मन में जो सबसे बड़ा डाउट होता है वो ये कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें। यस, ये बात आपकी सही है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के दिल में यही क्वेश्चन होता है कि करंट अफेयर कैसे कवर करें। सो आई विल ऑनेस्टली सजेस्ट वन थिंग कि इसमें हमको इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, वो एक न्यूज़पेपर सेलेक्ट करें। उसके बाद में जैसे कि द हिंदू थोड़ा सा प्रो है, तो उसमें क्या है कि थोड़ा इंग्लिश के वर्ड्स थोड़े से टफ लगेंगे बच्चों को इनिशियल स्टेज में। सो आई विल सजेस्ट कि आप इंडियन एक्सप्रेस पे जा सकते हो, क्योंकि मैंने प्रेफर इंडियन एक्सप्रेस किया था। उसकी लैंग्वेज भी ईजी है और उसके जो अंडरस्टैंडिंग बेस है, सिंपल वर्ड से उन्होंने अपने करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो भी जो भी न्यूज़ है, उनका कंटेंट है, तो आप उसको पेपर 2 में भी यूज़ कर सकते हो। तो न्यूज़पेपर पढ़ के उसके छोटे नोट्स निकाल लिए, उससे आपका ग्रामर और उससे आपका प्रिसाइज राइटिंग और राइटिंग स्किल्स आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो पेपर 2, पेपर 1 दोनों के लिए मुझे इंडियन एक्सप्रेस सही लगा था, मैं वही यूज़ करता था। साथ साथ मैं कभी कभी कंपाइलेशन भी यूज़ करता था, क्योंकि इतना सब कुछ मैं नोट्स एक जगह कंपाइल नहीं कर सकता था, कुछ टाइम कंस्ट्रेंट था। सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू प्रेफर फॉर सम मंथली कंपाइलेशन फ्रॉम द मार्केट। तो अगर पेपर 1 के बारे में बात करें तो सर ने बताया कि हमें एनसीईआरटी कवर करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर कवर करना चाहिए और उसके साथ साथ कोई भी एक न्यूज़पेपर कम्प्लीटली कवर करना चाहिए, चाहे वो द हिंदू हो या वो इंडियन एक्सप्रेस हो। और आपको अगर लगता है कि इसके अलावा भी कुछ अगर बच गया तो आप कोई भी एक करंट अफेयर मैगजीन को कवर कर सकते हैं। तो ये थी सर की पेपर 1 की स्ट्रेटजी। तो सर अगर हम पेपर 2 की तरफ बढ़ें, जो कि लगभग 200 नंबर का होता है और 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें जो बच्चों को सबसे दिक्कत आती है वो एसे राइटिंग में आती है। तो क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि एसे राइटिंग की तैयारी कैसे की जानी चाहिए? श्योर सर। एक्चुअली एसे राइटिंग में और जो मेंस आंसर राइटिंग, उसका जो पेपर 2 वाला पार्ट है, उसमें देखा जाए तो ऐसे 4 लिखने होते हैं। तो 4 ऐसे में क्या है ना कि टाइम का सबसे ज़्यादा कंस्ट्रेंट है और चैलेंजिंग है। इसके लिए मैंने पहले अटेम्प्ट में मैंने रियलाइज़ किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट से पहले मैं हमारे सीनियर्स के भी कांटेक्ट में था, राजन अष्टा उनका नाम है, और वो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम उन्होंने बताया करते थे कि किस तरह से मुझे प्रिपेयर करना है और टाइम कंस्ट्रेंट को कैसे दूर करना है। इसके लिए मैं क्या करता था कि मैं डेली 2 ऐसे लिखा करता था, डेली 2 ऐसे, एक गाने लगा करता था कान में, कोई भी सॉन्ग लगाया करता था, साथ साथ में ऐसे लिखा करता था। जो मन करे कुछ भी लिख दिया, बट लिखा। इससे क्या हुआ कि मेरी एक हेजिटेशन फॉर राइटिंग वो चला गया और उससे मेरी राइटिंग स्पीड भी बढ़ गई और मैं हेजिटेट नहीं कर पाया। कोई भी टॉपिक लेते ही मैं फटाफट लिखना शुरू करता था, ताकि सोचने का और लिखने का टाइम मैच हो जाए, ना सोचता रह जाओ या लिखता रह जाओ, उसमें कन्फ्यूजन ना हो। वी शुड बी वेरी प्रिसाइज एंड वी शुड बी विद इन द टाइम फ्रेम, वी हैव टू प्ले द गेम। दिस इज ऑल आउट। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। Yes, आप कह रहे थे कि आप गाने सुनते हुए लिखना जारी रखते थे, ताकि जो चीज़ आप सोच रहे हैं और जो चीज़ आप लिख रहे हैं दोनों में कोऑर्डिनेशन हो। यस। कौन कौन से गाने आपको ज़्यादा पसंद हैं? आपने बताया था कि आपकी हॉबी भी सिंगिंग ही है। किस तरह के गाने आप सुनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं? मैं बॉलीवुड गाने सुनता था, कभी पंजाबी सॉन्ग सुनता था, कभी रॉक म्यूज़िक, कभी ज़्यादा वेस्टर्न म्यूज़िक ज़्यादा नहीं सुनता था, बहुत लिमिटेड सुनता था। ये सब चलता था मेरा। इंडियन ओरिजिनल्स म्यूजिक ज़्यादा सुनते हैं? हाँ, इंडियन ओरिजिन वाले म्यूज़िक बचपन से ही सुनते थे, इसलिए आदत थी। इसलिए फेवरेट म्यूजिशियन कौन है आपके? फेवरेट सिंगर कौन है? हाँ, 2-3 है, बट अरिजीत सिंह और दिलजीत और 2-3 लोग हैं जो कि बहुत पसंद है। तो सर आपने हमें ऐसे के बारे में बताया, हाँ जी, कि हमें ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। यस। इसके साथ साथ आपने एक अपने सीनियर का भी नाम लिया, राजन आस्था सर। यस। तो हमारे प्रिपरेशन के दौरान अगर हमें कोई सीनियर मिलता है हमें मोटिवेट करने के लिए या गाइडेंस देने के लिए, तो उसका असर हमारे प्रिपरेशन में कैसा पड़ता है? यस, इसमें क्या है ना कि जब कोई आपको सीनियर कोई गाइड करता है तो इनिशियली सीनियर लोग जल्दी से मिलते नहीं है, थोड़ा वो भी एक लक फैक्टर और क्या कहे उसको एफर्ट भी लेने पड़ते हैं। हमको भी अपनी सीरियसनेस बतानी पड़ती है कि वी आर रियली सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, और थोड़ा सा हमें मस्का भी लगाना पड़ता है कभी कभी जो कि आपको पता ही है। तो फाइनली क्या होता है कि इससे फिर वो भी बंदा आपकी हेल्प करने लगता है कहीं ना कहीं से। सो फिर हमें उनसे क्वेश्चंस पूछ के फिर कैसे करके हमें
अपना जो कंसर्न है उसके सामने रेज करना है, तो वो भी हमको थोड़ा टाइम टू टाइम सब चीज़ें बताते रहेंगे। हमें एक बड़ा भाई जैसा उसको रिस्पेक्ट भी देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे करके थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। तो सर आपने हमें ऐसे के बारे में बताया कि हमें ऐसे हमेशा लिखते रहना चाहिए और साथ साथ उसकी कंटिन्यूस तैयारी करते रहनी चाहिए। हाँ। इसके अलावा सर जो 2 इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं पेपर 2 में, एक है रिपोर्ट राइटिंग, एक है आर्गूमेंट। इन दोनों की तैयारी कैसे की जानी चाहिए? यस, रिपोर्ट राइटिंग और आर्गूमेंट राइटिंग के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि रिपोर्ट राइटिंग और आर्गूमेंट राइटिंग में देखा जाए तो आर्गूमेंट राइटिंग इज़ वेरी डिफरेंट। और रिपोर्ट राइटिंग में क्या है कि एक बार सैंपल देख लेना है, हमको फॉर्मेट देख लेना है, उस फॉर्मेट पे हमको बस फॉर्मेट को देख के हमें सेम फॉर्मेट कॉपी करना है, हाथ से कॉपी कर लेना है। अच्छा, उससे होगा आपका ये रिपोर्ट रिपोर्ट राइटिंग और आर्गुमेंट दोनों ही तैयार हो जाएंगे इस तरीके से। आर्गुमेंट के लिए थोड़ा सा अलग स्ट्रैटेजी रहेगी। अच्छा, इसमें क्या है ना, दोनों भी प्रोज एंड कॉन्स निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई भी एक टॉपिक लेना है आपको और उसके बाद आपको देखना है उसके प्रोज क्या हो सकते हैं, कॉन्स क्या हो सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक गवर्नमेंट, जैसे कोई आप ये ले लीजिए, कोई भी जैसे कि NJAC बिल है, तो इसके प्रोज भी हो सकते हैं, कॉन्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, दोनों डायमेंशन में सोचना है। हमें ये कोई एक पक्ष को लेके नहीं चलना है, हमको दोनों पक्ष को लेके चलना है ताकि हमें एक डीप डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दोनों एस्पेक्ट पे हमें ध्यान देना है और समझना है इस बात को। तो अब इसका पता चल जाएगा हमको कि हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक पे। इसीलिए हमें अच्छा आर्गुमेंट लिखने के लिए एक बहुत ही बैलेंस्ड व्यू रखने की ज़रूरत है। हमें प्रोज कॉन्स यानी प्रोस्पेक्ट और चैलेंजेस दोनों पे इक्वली एम्फेसिस देने की ज़रूरत है। सो सर जो पेपर 2 का लास्ट सेगमेंट है, जो हमारा ग्रामर पार्ट है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि बच्चों को उस ग्रामर पार्ट की तैयारी कैसे करनी चाहिए और उसके सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए। हाँ जी, तो ग्रामर के लिए क्या है, एक 12th लेवल की जो भी ग्रामर आता है, 10th 12th लेवल का जो ग्रामर है, जैसे कि रेनन मार्टिन है, और भी कोई अगर कोई क्लासेस वगैरह है या कहीं से आप कर सकते हो क्लासेस तो कर लीजिए। अदरवाइज़ जिसका बचपन से बेस अच्छा होता है उसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए क्या करें, आप थोड़े से बेसिक ग्रामर की कोई बुक यूज़ कर सकते हो, और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर जैसे पढ़ोगे आप तो उसमें आप ग्रामेटिकली किस तरह से सेंटेंसेस अरेंज किए गए हैं, किस तरह से ग्रामर का यूज़ किया गया है हर सेंटेंस में, ब्यूटी ऑफ वर्ड्स कैसे यूज़ किए गए हैं वहाँ पे, एडवर्ड्स, एडजेक्टिव्स और किस तरह से वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस फॉर्म किए गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी वहाँ पे। और जो भी आपके लैकुनाज है सेंटेंस फॉर्मिंग के रिगार्डिंग रहने दो, या फिर पैसेज पढ़ने के लिए, या कोई भी आपके जो दिक्कत रहेंगे, वो न्यूज़पेपर से आपका बहुत ज़्यादा फिनिशिंग टच मिल सकता है आपको। बट इसके लिए मैं यही बोलूँगा, स्टार्टिंग बेसिक वाला ग्रामर, उसके बाद न्यूज़पेपर, ये 2 एस्पेक्ट मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अभी तक सर ने हमें पेपर 1 के बारे में बताया, जिसमें हमें बेसिक NCERT बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस पे फोकस करना चाहिए, और जो करंट अफेयर का पार्ट है उसके लिए हमें एक अच्छे न्यूज़पेपर, चाहे वो द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, और कोई भी एक कंपाइलेशन मैगजीन कवर करनी चाहिए। साथ साथ सर ने पेपर 2 के बारे में बताया कि जब एसे राइटिंग की बात आती है तो आपको एसे राइटिंग की प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए। सर ने जैसा कि बताया, सर डेली 2 ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करते थे। सेम चीज़ आपकी आर्गूमेंट्स राइटिंग में भी आएंगी, पर उसमें आपका ये व्यू देखा जाता है कि आपका जो व्यू है वो बैलेंस्ड है या नहीं। और लास्ट में सर ने ग्रामर के लिए कोई भी एक बेसिक ग्रामर बुक को रिफ़र करने की सलाह दी। तो सर का ये कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। तो सर आगे बढ़ते हैं। हम जानना चाहेंगे कि जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है या जो सोशल बैकग्राउंड है, उसने आपके तैयारी में किस तरीके से आपकी हेल्प की, क्योंकि CAPF के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चाहे वो रूरल सेक्शन के बच्चे हों, चाहे अर्बन सेक्शन के बच्चे हों, चाहे वो अपर मिडिल क्लास के बच्चे हों या अंडर प्रिविलेज बच्चे हों, सभी लोग आना चाहते हैं। तो क्या हमारा फैमिली बैकग्राउंड या सोशल बैकग्राउंड या हमारे जो दोस्तों की कंपनी है वो हमें किसी भी तरीके से इम्पैक्ट करती है हमारे प्रिपरेशन में? यस, आई कैन से हाँ, क्योंकि इसमें क्या है कि आपके सोशल बैकग्राउंड और आपकी जो अपब्रिंगिंग है, इसमें ख़ास तौर पे देखा जाए तो अपब्रिंगिंग में आपके जो जो चैलेंजेस आए हैं और आपका सोशल बैकग्राउंड किस तरह से रहा है फ्रॉम द इनिशियल चाइल्डहुड, ये सब मैटर करता है। तो मेरा यही था कि मेरा बचपन से ही हमारी होटल थी, तो उस पर मैं कस्टमर से डील करना, बातें करना, नौकरों के साथ भी हैंडल करना, नौकरों को किस तरह से काम निकलवाना है ये भी देखना,
साथ साथ पापा को भी सुनना और अब उनके क्या विचार है, बाकी सब काम करवा के लेना नौकरों से, और लोगों की भी तकलीफ़ें क्या है, लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, उनसे भी बात करना। ये सब चीज़ें मेरे बिज़नेस की जो पार्ट है मेरे घर से ही मिल गए थे मुझे। तो इससे क्या हुआ कि मुझे लोगों से कनेक्ट करने में, लोगों से बात करने में, लोगों के ग्रीवेंसेस रिड्रेस करने में मुझे मज़ा आने लगा। तो फिर मुझे लगा कि यार और क्या कर सकते हैं और किस तरह से सेवा दे सकते हैं। तो ये सेवा भाव भी मुझे होटल से, मेरे बिज़नेस से मुझे समझ में आया। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर के विजन से मुझे ये सब चीज़ें क्लियर होते गए। ये था सर। मतलब बचपन से ही आपके अंदर ये तमन्ना थी कि लोगों के ग्रीवांसेस को कैसे सुना जाए Yes. और उनको रिड्रेस करने के लिए क्या क्या किया जाए, ये योजना बनानी चाहिए। Yes. और यही जब आप बड़े होते गए तो आपने ये सोचा कि मेरे लिए बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। Yes, तो yes. आपको CAPF एक प्लेटफॉर्म मिला। Yes, आपने तैयारी की और आपने रिटन एग्जाम क्लियर किया। यस सर। तो सर आपने पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रेटजी हमें बताई यस और फैमिली बैकग्राउंड का भी रोल बताया कि तैयारी में क्या हो सकता है। यस यस। सर हमारे व्यूअर्स आपसे ये जानने चाहते हैं कि जो वो 5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 2 घंटे का एग्ज़ाम पेपर 1 का Okay. और 3 घंटे का एग्ज़ाम पेपर 2 का, इस 5 घंटे में टाइम को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए ताकि आप पेपर को कंप्लीट कर सकें। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन इज़ वेरी वैलिड एंड इसमें यही कहूँगा मैं कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू आस्क नाउ। इसमें यह है कि एग्ज़ाम टेम्परामेंट को मैच करने के लिए हमें एक मॉक एनवायरनमेंट में हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसके लिए एग्ज़ाम से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले, जिसके पास टाइम एज़ पर योर टाइम अवेलेबिलिटी, आपको ना सेम एग्ज़ाम लाइक एनवायरनमेंट का आपको एक अरेंजमेंट करके एग्ज़ाम देना चाहिए। अगर आप कोई अच्छे एनवायरनमेंट, कोई कोचिंग के नज़दीक हो तो वहाँ ही दे दो, या फिर आप कहीं लाइब्रेरी में बैठते हो तो टाइम लगा के दो। तो आपको है ना, जिस टाइम पे हमारा एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, जैसे 10 से 12 फर्स्ट पेपर होता है और दूसरा पेपर होता है जैसे 2 से लेके 5 तक, तो उस टाइम फ्रेम में हमें जाके एग्ज़ाम देनी है। कहीं पे भी बैठ के टाइमर लगा के हमें एग्ज़ाम देना है। और सेम मॉक पेपर हमें कहीं कोचिंग किसी का उठा लेना है, या फिर PYQ भी हम उठा सकते हैं, उसको बैठ के हमें उसको विद इन टाइम फ्रेम में हमें सॉल्व करना है। इस तरह से हम उस इन्वायरमेंट को फेस करके हम हमारी जो हेजिटेशन है वो कम कर सकते हैं। तो सर आप अपनी तैयारी अपने पीजी या रूम में बैठ कर करते थे या लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करते थे? या सो इनिशियली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जब था, मैं ORN में रहता था, उसके बाद फिर फर्स्ट अटेम्प्ट बाद घर वालों ने बुला लिया, 1-2 अटेम्प्ट देने बाद CSE में प्रिपेयर करता था, तो घर वालों ने बुलाया तो घर पे रहता था। घर पे मैं एक, मेरे पास नांदेड़ में, महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक लाइब्रेरी थी एक मॉल में, तो वहीं जाके मैं पढ़ा करता था। तो वहाँ पे मैं वहीं टेस्ट वगैरह वहीं दिया करता था मैं। अच्छा, आपने ORN में भी लाइब्रेरी ज्वाइन की और नांदेड़ में भी लाइब्रेरी ज्वाइन की। यस, मतलब मेनली आपने लाइब्रेरी में पढ़ाई की है। यस सर। और सर जैसा कि आपने बताया कि वो टाइमर लगा के पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटजी आपको एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए। यस यस। सर जब आप एग्ज़ाम हॉल में इंटर करते हैं और आपके सामने 125 सवाल का वो क्वेश्चन आता है और आपको वो 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है, तो सबसे पहले हमें कैसे उसको स्टार्ट करना चाहिए और सवालों को कैसे टैकल करना चाहिए और उसको एंड कैसे करना चाहिए? सर पेपर 1 के बारे में थोड़ा बताइए। श्योर। इसमें पेपर 1 में देखा जाए तो इसमें आपका एरिया ऑफ क्या कहें इसको, ईज़ कौन सा है वो देखना चाहिए। जैसे कि अगर किसी बंदे का पॉलिटी, इकोनॉमी, ये कुछ GS वाले पोर्शन स्ट्रांग होते हैं, तो वो बंदों ने, उसके लिए उस कैंडिडेट ने पेपर में उस क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है 125 क्वेश्चंस में से, क्योंकि 125 क्वेश्चंस आज सेग्रीगेटेड नहीं है, वो रैंडमली दिए गए हैं। कुछ कुछ बीच बीच में अजीब तरीके से रैंडम होते हैं। सो उसमें हमें फाइंड आउट ये करना है कि हमारी फेवरेबल एरिया कौन सा है, वो चूज़ करना है, उसमें जाके हमें वही सॉल्व करने हैं। जैसे कि बीच में से कोई क्वेश्चंस देख लो, एक बार ही स्टार्टिंग जैसे पेपर हाथ में आता है, उसके बाद आपने पूरा पेपर एक बार ऐसे 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम लेना है, पूरे क्वेश्चन जस्ट स्कीम करने हैं, पूरे 125 क्वेश्चंस। उसमें से आपको पता लग जाएगा कि आपका एरिया कौन सा फेवरेबल है। उसके बाद उस एरिया में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए। सपोज मुझे एंशिएंट हिस्ट्री टफ है मेरे लिए, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अगर जाता हूं तो मेरी सबसे बड़ी गलती होगी और उसमें मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस। उसके बाद मेरे लिए पेपर लिखना, पेपर सॉल्व करना ही मुश्किल हो जाएगा। सो इट्स बेटर टू सी फेवरेबल एरिया एंड देन स्टार्ट। तो सर ने पेपर 1 को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी बताई कि जैसे ही आपको पेपर मिले आप पूरे पेपर को एक बार स्किम थ्रू कर लीजिए। उसके बाद जो आपका फेवरेबल टॉपिक्स हैं या जो सब्जेक्ट्स में आपकी अच्छी कमांड है,
पहले उन सब्जेक्ट्स के सवालों को सॉल्व करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और इस कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल आप डिफ़िकल्ट पेपर को भी सॉल्व करने में कर सकते हैं। तो ये थी सर की पेपर 1 की स्ट्रेटजी एग्जामिनेशन हॉल में। अब हम सर से जानना ये चाहेंगे कि जो पेपर 2 होता है, जो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है 2 बजे से 5 बजे तक, उस 3 घंटे को कैसे टैकल किया जाए, उस 3 घंटे में पेपर 2 को कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, सो फॉर पेपर 2 इसमें सबसे चैलेंजिंग है कि विद इन टाइम फ्रेम आपको लिखना है। सो राइटिंग प्रैक्टिस इसके लिए अच्छे अमाउंट में आपको चाहिए। सो इसके लिए आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पकड़ के आपको उसके एडिटोरियल पेजेस पढ़ने हैं और उसको अपने कंसाइज राइटिंग में अपने जो भी है नोट्स निकालते हैं, इस तरह से आपको उसको एक, जैसे 2-3 आर्टिकल पढ़ लिया आपने, एक आर्टिकल पढ़ लिया, उसको पढ़ लिए, पढ़ने के बाद उसके 1/4 या फिर जो भी प्रिसाइजली हमको लिखना है। इस तरह से क्या होगा कि पूरा बड़ा जो भी एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट जो भी एसेंस है उस आर्टिकल का, उसको निकालना है और हमको एक अपने नोट्स में लिखना है। उससे क्या होगा, प्रिसाइज राइटिंग में हेल्प होगा और हमें आर्ग्यूमेंट राइटिंग में भी पता चलेगा कि किस तरह से उसमें लिंकेजेस है। इस कोई भी आर्टिकल में हम देख सकते हैं कि कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं, कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन भी होती है, कुछ डाटा भी होते हैं। तो उसमें से काम का क्या इंपॉर्टेंट है हमें निकालने के लिए न्यूज़पेपर हेल्प करेगा। दूसरी बात, जो कुछ मॉक्स मिलते हैं मार्केट में किसी कोचिंग के उठा के या फिर PYQs उठा के, हमें उस पर क्वेश्चंस को लिखना चाहिए। और डेली मैं इसके लिए क्या करता था, डेली 2 ऐसे लिखा करता था किसी भी हालत में। जैसे कभी कभी हो भी नहीं पाता था, बट वीक में मेरा 4 से 5 बार तो मैं दिन निकाल ही लेता था जिस दिन मैं 2 ऐसे लिख लूँ किसी भी हालत में डेली। उससे क्या हुआ, मेरी स्पीड बढ़ गई और मेरी थॉट प्रोसेस और राइटिंग प्रोसेस में एक अलाइन हो गए वो, और मुझे टाइम नहीं लगा और मैं विद इन द टाइम फ्रेम में एसेस कवर कर पाया। बहुत बढ़िया सर, आपने पेपर 2 जो सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है स्टूडेंट की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बहुत ही सिंपल ढंग में और बहुत ही प्रैक्टिकल अंदाज में आपने बताया कि उसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए। तो सर, जैसा कि आपने पेपर 1 के बारे में डिस्कशन किया और पेपर 2 के बारे में डिस्कशन किया, और आपने साथ साथ ये भी बताया कि आप डेली 2 ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करते थे। तो सर, हमारे स्टूडेंट्स का एक सवाल है आपसे कि आपका डेली का रूटीन क्या होता था? आप सुबह जल्दी जगते थे या रात को देर रात तक पढ़ते थे? आप पेपर 1 को डेली कितना टाइम देते थे और पेपर 2 को कितना टाइम देते थे? क्योंकि बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि वो टाइम को कैसे मैनेज करें अपने प्रिपरेशन के दौरान। तो एक आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए बच्चों का सर, और आपका क्या रूटीन था? ओके, सो इसमें यही कहूँगा मैं कि इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, बट मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं मॉर्निंग में उठने के बाद, जैसे अर्ली मॉर्निंग में उठ नहीं पाता था, सो मैं जब भी उठता था मैं सोचता था जब मैं उठ गया हूँ इस दिन से दिन शुरू हो चुका है, अब रात में जब तक हो तब तक देखा जाएगा। सो मैं उठने के बाद अच्छे से एक स्लीप लिया करता था। उसके बाद जैसे भी मैं उठ गया 7 बजे, कभी 6, 7, 8 बजे तक, उठने के बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ लिए, करंट अफेयर थोड़ा सा पढ़ लिए, PYQs कर लेता था। डेली मेरा शेड्यूल था कि डेली 2 घंटे तो मुझे PYQs करने हैं। इससे क्या होता था कि मुझे एक आइडिया लग जाता, हुक बन जाते थे माइंड में कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और किस चीज़ों पे मुझे फोकस करना है। जैसे कि उठते ही आपको बता दिया जाए कि आपको क्या क्या करना है, आपके काम आपको बता दिए जाए, तो आपके लिए दिन भर वो काम करना ईजी हो जाता है। बिल्कुल। तो उसी तरह से मैं PYQs देखा करता था, जिससे मुझे क्या लगता था कि अंदाज़ा लग जाता था कि कितने क्वेश्चंस, कितने सब्जेक्ट्स, क्या क्या करना है हमको इस गेम में, गेम के रूल्स और गेम के बारे में स्ट्रैटेजी। तो सुबह उठते ही PYQs देखो, दिस इज़ मैजिकल मंत्रा, सुबह उठते ही PYQs देखने हैं। उससे क्या होगा कि दिन भर आपके माइंड में एक अवेयरनेस रहेगा कि किस सब्जेक्ट तक मुझे पहुंचना है, किस डेप्थ तक मुझे पहुंचना है। तो उसके बाद आप PYQs होने के बाद आपका दिनचर्या उस तरह से आप फिक्स कर सकते हो। जैसे 2 सब्जेक्ट ले लिए, शाम में थोड़ा सा CSAT कर लिया और ऐसे भी कर लिया। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में रहते थे डेली, और डेली खुद को याद कराने के लिए जैसे हम पाठ करते हैं, भगवान को याद करते हैं, वैसे PYQs को सुबह उठते ही हमें याद करना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाता है कि हम जिस गेम को खेल रहे हैं उस गेम के रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसा कि सर ने बताया कि 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान। सबसे पहला कि हर एक कैंडिडेट का जो डेली का रूटीन होता है वो अलग अलग होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम किसी और के रूटीन को फॉलो करें, जो भी आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है उसको फॉलो करें। और दूसरा,
सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है कि आप डेली PYQ को डेली देखते रहें, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि किस सब्जेक्ट के किस पोर्शन से कैसे सवाल आ रहे हैं और सवालों का ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। तो सर, आपने ब्रीफली हमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बारे में डिस्कशन में बताया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि जब रिजल्ट आया, जब उस होली PDF में आपका रोल नंबर आया, तो आपको कैसा महसूस हुआ और आपने ये सारी बातें किससे शेयर की, और क्या आपने अपने आप को कोई ट्रीट वगैरह भी दिया? यस, एक्चुअली जब मेरा लिस्ट में नाम आया इस PDF UPSC के, इनिशियली तो मुझे कुछ यकीन ही नहीं आया कि मेरा नाम भी आ सकता है इस लिस्ट में UPSC के। बट नाम देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, आई रियली जितना मैंने मेहनत की थी और जितना मैंने एफर्ट लिए थे, तो वो फाइनली इट्स पेड ऑफ। और मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा रो लिया, उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आया, मुझे घर वालों को बताया कैसे ऐसे एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है मेंस। सो इट वाज दैट। आपके घर में आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्टिंग एलिमेंट कौन है, जिससे आप अपना सुख दुख दोनों ही शेयर करते हैं? मेरे फादर है। मेरे फादर मेरे फ्रेंड जैसे हैं, तो उन्होंने हमेशा मेरी हेल्प की है इन टर्म्स ऑफ करियर में। जैसे कि इसमें देखा जाए तो कोई भी करियर में फादर का सबसे बड़ा रोल होता है, कि क्योंकि घर की फैमिली भी चलानी होती है। सो फादर अगर सपोर्ट करे, फ्रीडम दे, तो बच्चा अपनी अच्छे से अच्छी ऊंचाई छू सकता है। अगर फादर की सपोर्टिंग अगर ना रहे तो बच्चा की स्ट्रगल लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाती है और बंदे की प्रोग्रेस होने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। बट फादर का सपोर्ट लेना मुझे लगता है एक भगवान का सपोर्ट लेने जैसी बात है। इसीलिए माता पिता को धरती पर भगवान का भी रूप कहा जाता है। तो सर, आपने हमें पेपर 1 पेपर 2 के बारे में ब्रीफ डिस्कशन दिया। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अगला स्टेज है, जो फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट है, उसकी तैयारी आपने कैसे शुरू की और उसकी तैयारी के दौरान क्या क्या चैलेंजेस आए आपके सामने? यस, फिजिकल स्टेज के दौरान मेरे लाइफ में चैलेंज आए कि अब नाम तो आ गया लिस्ट में। सो अब मैं होम टाउन में था, नांदेड़ में। सो वहाँ पे मेरे एक अंकल थे, खेम सिंह नाम है उनका। तो वो पुलिस में थे, तो पुलिस से रिटायर हो चुके थे और वो अच्छे स्पोर्ट प्लेयर थे वो। सो मैं उनके पास चला गया। उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत इमेंस लेवल पे उन्होंने मुझे गाइड किया। रोज़ डेली मेरे लिए 2 घंटे दिया करते थे वो, 2-2.5 घंटे। तो मैं शाम को जाके, इवनिंग में, डेली में जाके उनके साथ प्रैक्टिस किया करता था। वो मुझे गाइड करते थे, ये कराते थे, बहुत सारे स्टेप्स कराते थे जो कि पुलिस बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। तो उस तरह से मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले ग्राउंड पे, कभी कोई कॉलेज के ग्राउंड पे, इस तरह से मैं प्रैक्टिस किया करता था फिज़िकल। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने अंकल खेम सिंह सर के गाइडेंस में फ़िज़िकल एग्जामिनेशन की तैयारी की, तो सर उस पार्टिकुलर डे में जिस दिन फ़िज़िकल एग्जामिनेशन टेस्ट था, उसमें ऐसे क्या चैलेंजेस आए या क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक इवेंट था जिसको आप क्लियर नहीं कर पाए, जिसके वजह से आप PET को क्लियर नहीं कर पाए? अगर हम आपसे वो स्टोरी जानना चाहें कि आपने एग्ज़ाम का जो सबसे डिफ़िकल्ट लेवल था, जो कि रिटन पार्ट होता है, उसको क्लियर किया, पर आप PET को क्लियर क्यों नहीं कर पाए? अगर आप वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। श्योर। सो इसमें PET में दिक्कत ये हो गई थी कि एग्ज़ाम से पहले मैं थोड़ा सा, मुझे चोट लग गई थी पैर में। एग्ज़ाम से पहले मैं थोड़ा सा गिरने की वजह से, कोलैप्स होने की वजह से थोड़ा सा मुझे टैबलेट वगैरह लेने पड़े और 3-4 दिन के लिए मैं बेड रेस्ट डॉक्टर ने मुझे कहा था लेने के लिए। तो फिर मेरी उस दौरान प्रैक्टिस नहीं कर पाया मैं। और उस टाइम पे मेरे मेडिसिन्स भी चालू थे, तो लेता रहता था मेडिसिन्स। तो उस टाइम क्या हुआ कि एग्ज़ाम हैदराबाद में हुआ, नीसा एकेडमी में, जहाँ CISF वाली। तो वहाँ पे 100 मीटर के पहले फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्लियर हो गया। फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेरा दिक्कत आ गई। उसमें क्या हुआ, 100 मीटर में फिनिश लाइन पे ही मेरा, फिनिश लाइन पे एक पैर आगे एक पैर पीछे रह गया फिनिश लाइन पे। और उस वजह से मेरा फिज़िकल क्वालिफाई नहीं कर पाया मैं। दैट वाज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट सर, क्योंकि आपने पूरे साल तैयारी की, इतनी मेहनत की, रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया, पर कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, जैसे वो इंजरी, वो आपके कंट्रोल में नहीं थी। उसके वजह से आपका फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया। तो सर, अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को गाइडेंस देना चाहें कि उनसे यह गलती ना हो, तो उनको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए जब वो PET की तैयारी कर रहे हैं?
या फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो किन किन चीज़ों को अपने माइंड में रखना चाहिए जिससे वो इसको सक्सेसफुली क्लियर कर पाएँ सर? ओके, सो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आपने जब भी आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है उसके बाद आपको बहुत ही डिसिप्लिन में अपनी लाइफ के हेल्थ के जो भी एस्पेक्ट्स है, खाने की चीज़ें हैं, एक्सरसाइज है, इसको डेली रूटीन में लाना है। और आपको फ्रॉम द डे फर्स्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, 3 से 4 महीने का ही टाइम मिलता है, तो उस टाइम में आपको कॉन्शियसली खाने पे ध्यान देना है, कॉन्शियसली इस टाइम पे सोना है और हमें एक्सरसाइज डेली करनी है। कोई कोच पकड़ना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका एस्पेक्ट कि आपको कोच पकड़ना पड़ेगा। कोच को आपकी रिक्वायरमेंट बतानी है, क्या स्पेसिफिकेशन, ये जो भी लगता है इस एग्ज़ाम के लिए, 100 मीटर, 800 मीटर और लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट के लिए। सो आपको कोच अच्छे से गाइड कर लेगा उसके लिए, और कोच का पूरा 100% फॉलो करना है डेली बेसिस पे, बीच बीच में ब्रेक नहीं लेने हैं और इसी का ध्यान रखना है। अक्सर सर ऐसा होता है कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो अपना मेन फोकस रिटन पार्ट में लगाते हैं, जिससे वो हेल्थ वाला जो एस्पेक्ट है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो सर आपने इसके लिए हमारे स्टूडेंट्स को ये गाइड किया कि उन्हें अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए और एक अच्छे हेल्थ कोच के गाइडेंस में कंप्लीट प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इसीलिए आई विल एडवाइस ऑल ऑफ देम कि अपने हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज़ करें रिटन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के साथ साथ। तो सर अगर हम आगे बढ़ें, तो आपने पेपर 1 और पेपर 2 को क्लियर किया, रिटन पार्ट को क्लियर किया, पर अनफॉर्चुनेटली आप पीईटी को क्लियर नहीं कर पाए। तो एक समय आपकी लाइफ में खुशी आई, एक समय डिसअपॉइंटमेंट आई। तो यही लाइफ का रूल है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इसकी वजह से स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत स्ट्रेस आता है। तो ऐसे अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं लाइफ में और जो स्ट्रेस आता है उसको कैसे मैनेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को? इसके लिए आपको ना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, हॉबीज़, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। हॉबीज़ में कुछ भी हो सकते हैं, जैसे सिंगिंग है किसी की मूवीज़ देखना हो सकता है, किसी के गाने हो सकते हैं। तो हॉबीज़ पे ध्यान देना है और ये सब चीज़ों से क्या होगा कि आप स्ट्रेस से मैनेज कर पाओगे। कितने भी स्ट्रेस में और कितने भी सिचुएशन में पजल वाले आप खुद को बाहर निकाल पाओगे। तो इसलिए मैं हॉबी मेरी परस्यू करता रहता था। जैसे मेरी हॉबी सिंगिंग है, सो इट वॉज गिव मी एनर्जी टू फाइट अगेन एंड टू रेज अगेन, क्योंकि लाइफ में सिचुएशंस हमारे हाथ में है नहीं, और इसलिए क्या होता है कभी अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आ जाते हैं। जब भी हमारी लाइफ डाउन होती है, कभी नेगेटिविटी आ जाती है, उस टाइम पे हमको एक पुश देने के लिए हॉबी हमारे लिए सबसे अच्छी मेडिसिन की जैसी काम करती है। सो मेरी मेडिसिन मेरी हॉबी थी, और हर किसी के लाइफ में मेडिसिन उसकी हॉबी है, उसको मत छोड़ना, यही मेरी एडवाइस रहेगी। जैसा कि सर आपने बताया कि आपके फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह हैं। और अरिजीत सिंह की वॉइस इतनी सूदिंग है कि वो सही में एक मेडिसिन का काम करती है। हाँ, पर सर आजकल ये एक मिथ है मार्केट में या फिर स्टूडेंट्स कम्युनिटी के बीच कि अगर आप सिंगिंग, प्लेइंग या स्पोर्ट्स की एक्टिविटी अपने प्रिपरेशन के दौरान करते हैं तो ये एक टाइम वेस्ट है। पर जैसा कि सर आपने बताया कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए या लाइफ की डिसअपॉइंटमेंट को मैनेज करने के लिए हॉबी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसीलिए यूपीएससी भी हमारे एग्ज़ाम में हमसे अपने हॉबीज़ पर बहुत सवाल पूछती है। तो सर एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमें ये हॉबी कब डेवलप करनी चाहिए? क्या एग्ज़ाम इंटरव्यू जब हमारा है उसके एक दिन पहले हमें डेवलप करनी चाहिए या एक लॉन्ग प्रोसेस है हॉबी को डेवलप करने का? श्योर सर, एक्चुअली ना इसके लिए हमें हॉबी एक दिन में तो डेवलप होती नहीं है। वैसे ये आपकी मर्ज़ी वाली बात है, आपकी जो अंदर से आता है, जो आपको पसंद है लाइफ में। जैसे कि खेलना पसंद है किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना भी पसंद हो सकता है। हर एक की कुछ ना कुछ हॉबी होती है जो आपको पसंद आता है, जो आपको करने के बाद अच्छा फील होता है। सो दैट कैन बी कॉल्ड एज हॉबी, इंटरेस्ट्स। सो हमें ये है ना, जो हमें बचपन से जो आपको फिगर आउट करना है कि आपको क्या पसंद है। हर एक इंडिविजुअल की एक अपने अपने इंटरेस्ट्स होते हैं, तो सब ने अपने अपने इंटरेस्ट देखने चाहिए कि क्या मेरा डे टू डे लाइफ में किस चीज़ में करने से मुझे इंटरेस्ट, मेरी एनर्जी हाई होती है। तो मेरी हॉबी क्या है, खुद को ढूंढना है और उसको कंटिन्यू करते रहना है। ये डे वन से जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करोगे, किसी भी फेज़ में हो, आप अपनी हॉबी ढूंढो और उस पर काम करते रहो। और आप 8 दिन में ही देखोगे, 2-3 दिन में ही देखोगे, जैसे आप हॉबी परस्यू करते हो, आपके लाइफ में एक लाइट आ जाएगा, आपकी एनर्जी भी हाई हो जाएगी, एंथुजियाज्म भी बढ़ जाएगा। और कितना भी टफ एग्ज़ाम हो,
कोई भी टफ लाइफ की सिचुएशन हो, वी विल बी इजीली क्लियर थ्रू दैट। तो जैसा कि सर ने अभी तक के कन्वर्सेशन में हमें पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रेटजी, उसके साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपका हेल्थ अच्छा होना कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बताया, और आपके पॉजिटिव माइंडसेट के लिए, आपके स्ट्रेस के मैनेजमेंट के लिए हॉबी के रोल को एम्फेसाइज किया। अब सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस बार इंटरव्यू फेस करने वाले हैं। तो अगर इंटरव्यू के बारे में बात करें तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो कंटेंट, दूसरा आपका प्रेजेंटेशन, और तीसरा आप इंटरव्यू रूम में क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं। तो सर जो बच्चे इंटरव्यू देने वाले हैं इस बार, उनको कंटेंट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या क्या उनको पढ़ना चाहिए कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? ओके, सो कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहूँगा कि जैसे कि प्रिपरेशन में, जैसे प्रीलिम्स, मेंस में जैसे हमने देखा पेपर 1 पेपर 2 में जितना हमको रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम का, सिलेबस तो हमने पढ़ रखा है। सो नॉलेज एस्पेक्ट ऑलरेडी दे हैव चेक्ड इन योर रिटन टेस्ट। सो हमें अभी काम करना है अपने पर्सनालिटी पे, हमारी ग्रूमिंग पे, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, आर्टिकुलेटिव स्किल्स पे, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारी आई कांटेक्ट एंड अदर थिंग्स विच इज़ नॉट असेस्ड इन योर मेंस एग्ज़ाम। सो दैट थिंग विल बी चेक्ड इन योर पर्सनालिटी टेस्ट। सो उसमें हमें हमारी अच्छी पर्सनालिटी के लिए हमें ग्रूमिंग में हम देख सकते हैं अच्छा अटायर रहना चाहिए, एक सूदिंग कंफर्टेबल अटायर रहना चाहिए, क्लीन हो। तो ये सब चीज़ें हमें, और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हो रही है, कोई क्वेश्चन पूछता है तो उस क्वेश्चन का किस तरह से आप रिस्पॉन्स दे रहे हो। और इंटरव्यू बोर्ड मेंबर थोड़े से ओल्ड एज होते हैं, सो उनको बहुत कंफर्टेबली हमें कम्युनिकेट करना है, और हमारे जो थॉट्स है, हमारे थॉट्स हम कन्विंस कर पा रहे हैं क्या, हम कन्वे कर पा रहे हैं क्या इंटरव्यू बोर्ड को, वो भी हमें चेक करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं कि हमको फ्रीक्वेंसी हमारी लैंग्वेज की, हमारे आवाज़ की किस तरह से है वो देखना चाहिए हमारी, और हमें एक पॉज लेके बात करनी है, और हमको हमारा आवाज़ स्लोली बात करना है, ज़्यादा फास्ट नहीं बात करना। इससे क्या होगा कि वो जो पर्सन है सामने, इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स है, वो अच्छे से हमको समझ पाएंगे। तो जैसा कि सर ने ये बताया कि अगर कंटेंट के बारे में बात करें तो जो भी चीज़ें हम पेपर 1 और पेपर 2 में पढ़ते हैं, मोर और लेस इंटरव्यू के लिए वही कंटेंट काम आएगा। अटायर की बात करें तो हमें प्रोफेशनल अटायर एग्ज़ाम के कुछ दिनों के पहले तक पहनना चाहिए ताकि हम उस अटायर में कंफर्टेबल हो जाएं। और तीसरा, हमारा जो कन्वर्सेशन का स्किल होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हमें ना तो बहुत फास्ट बोलना है, ना ही बहुत स्लो बोलना है, वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छी रखनी है, और हम जो भी चीज़ कन्वे करना चाहते हैं इंटरव्यूअर को, वो सही से हम कन्वे कर सकें। सो सर लास्ट फेज ऑफ द इंटरव्यू हम आपसे ये डिस्कस करना चाहेंगे कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो स्टूडेंट CSE की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास क्या एक अपर हैंड होता है अगर वही स्टूडेंट्स CAPF का भी एग्ज़ाम लिखें, या फिर जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ CAPF की तैयारी कर रहे हैं उनके पास अपर हैंड होता है? क्योंकि सर हम देखते हैं कि CSE वाले बच्चे भी CAPF का एग्ज़ाम देते हैं, और कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ CAPF की तैयारी करते हैं। तो ये जो डायलेमा है सर, इसको आप थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे? यस, श्योर। सो इसमें देखा जाए तो जो बच्चे CSE की तैयारी करते हैं वो आप प्लान B के तौर पे इसको देखा जाता है, टू बी ऑनेस्ट, इन ORN वगैरह। और जो भी CSE की तैयारी करता है वो एग्ज़ाम देता ही है मैक्सिमम टाइम, और वो क्लियर भी कर लेते हैं, बट उनका फिजिकल में रह जाता है या फिर उतना उनका डिवोशन नहीं हो पाता। और देखा जाए तो रियलिटी में CDS और CAPF और NDA, ये इस तरह के जो आर्म फोर्सेस वाले एग्ज़ाम्स हैं, ये स्पेशली तैयारी करने वाले बच्चे हैं, बट उनका कहीं ना कहीं लैक ऑफ गाइडेंस, और जिस लेवल का प्रिपरेशन CAPF मांगता है उस तरह का रिक्वायरमेंट वो पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उनके थोड़े से आने के चांसेस भी कम रहते हैं, और इसलिए अपर हैंड CSE वालों को रहता है। अगर ये NDA CDS वाले बच्चे अगर अपनी एफर्ट और अपनी रिक्वायरमेंट जो एग्ज़ाम की उसको पूरा करते हैं तो वो भी एग्ज़ाम इसको क्लियर कर सकते हैं। तो उनको मैच करनी पड़ेगी CSE से रिलेटेड, उनको कैसे एडवांटेज दे सकते हैं। जैसे कि मैथ के क्वेश्चंस में वो CSE स्टूडेंट से आगे जा सकते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस में, करंट अफेयर है, और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं इस तरह से।
सर जहाँ तक मुझे लगता है, आपने सही बताया, कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जैसे मैथ का पेपर हो गया, हाँ। या फिर पेपर 2 में अगर हम बात करें प्रेसे राइटिंग, आर्गूमेंट्स राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, Yes, इन सब में सीएससी के बच्चे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। यस उसी तरह पेपर 1 में अगर हम देखें तो जो जनरल साइंस का पेपर है यस उसके ऊपर सीएससी के बच्चे ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि सीएससी के पेपर में ज़्यादा फोकस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर होता है। उसके अलावा सर ये भी देखने को आया है कि जो सीएससी का एरिया है वो बहुत वास्ट है, जबकि सीएपीएफ का सिलेबस तो कम होता है। तो अगर हम उस कम सिलेबस को बार बार रिवाइज करें तो सीएपीएफ में हमें एडवांटेज मिल सकता है। श्योर मुझे यही कहना है इस पे कि क्वेश्चंस के देखा जाए तो डेप्थ उतने डेप्थ नहीं है जितने सीएससी के हैं जी, बट आसपास ही है। तो मैं ये कहूँगा कि यूपीएससी के भी सीएससी के पेपर भी देखने चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चों को आइडिया लग जाएगा, और जो सीडीएस एनडीए के तैयारी कर रहे हैं इसके अलावा वो यूपीएससी के अगर पेपर अगर रेफरेंस में रखते होंगे तो उससे क्या होगा कि उनको अंडरस्टैंडिंग कितना डीप लेवल पे जाना है, और कुछ क्वेश्चन पे पहले किस तरह से क्वेश्चंस पूछे, जैसे प्रीएम्बल पे कुछ क्वेश्चंस पूछा है तो पहले किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं उसका एक आइडिया लग जाएगा, और कितना डेप्थ में जा सकते हैं और किस तरह से उस कवर कर सकते हैं उस टॉपिक को, वो सब तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा। तो मुझे यही कहूँगा कि सीएससी के भी पेपर रेफरेंस के लिए लेने चाहिए। तो सर ने जैसा कि बताया कि अगर आप सीएपीएफ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको साथ साथ सीएससी का भी पेपर देखते रहना चाहिए, जिससे आपको अलग अलग फील्ड के बारे में डेप्थ नॉलेज आएगी और डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस की। So sir, the last question from our side is, what is your future plan? Are you preparing again for the exam or you are preparing for other exams, sir? Yes, actually, now I will give CSE exam as we know, and now तो फिर I will see my plan B as my business. Yes. So your love for uniform is eternal. Yeah. In CAPF exam also you wanted to become a uniformed officer. Yes. So what is your preferred choices in CSE? Which services you like most? Actually, from initial stage, uniform was my craze. So I will fight again to get the uniform, and that will be my priority first. Thank you. So that was all from Mr. Gurdayal Singh. Yes. We really thank you very much. Thank you for inviting as me. you came on the podcast Yes. and give your insights about the exam. Yes. So after this podcast, we will keep bringing different podcasts from different officers, successful candidates, and successful personality from the diverse field. Till then, stay tuned. Jai Hind. Thank you, all of you.